बाप एक नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी। ऐसा ही कुछ हाल इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का है। जहां पर इन लोगों का मतलब निकलता है, जो इनके मतलब का काम करता है, ये उसको गले से लगा लेते हैं, भले ही वो दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी ही क्यों ना हो। और जहां पर इनका मतलब नहीं निकल रहा होता है, जो इनके खिलाफ बात कर रहा होता है, उसको ये तुरंत आतंकवादी घोषित कर देते हैं। आइए थोड़ी सी बात इस वीडियो में बाप बेटों की कर ही लेते हैं। शुरुआत करते हैं गाजा से, उसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। बहुत आराम से और आसान भाषा में सारी खबरें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। वैसे भाषा से याद आया, कल की वीडियो में कुछ कमेंट मैंने देखे कि फराज भाई आपकी जो आवाज़ है वो इंग्लिश में आ रही है, क्या आपने आज की वीडियो इंग्लिश में बना दी? दोस्तों, हम जैसे रोज़ाना वीडियो बनाते हैं, कल की वीडियो भी ऐसी ही थी। काफ़ी सारे लोगों के पास हमारी आवाज़ डबिंग होकर पहुंच रही थी इंग्लिश में। एक्चुअली कल ही यूट्यूब ने हमारे चैनल को ये ऑप्शन दिया है ऑटो डबिंग का। जो लोग इंग्लिश में सुनना चाहते हैं वो हमारी आवाज़ को इंग्लिश में सुन सकते हैं, बाकी हमारी नॉर्मल जो वॉइस रोज़ाना आप लोग सुनते हैं वो तो आपके सामने आती ही रहेगी। फिलहाल मैंने उस ऑटो डबिंग ऑप्शन को डिसेबल कर दिया है, बंद कर दिया है। और उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो में आपको जो नॉर्मल आवाज़ है मेरी वही सुनाई देती होगी। दरअसल यूट्यूब बहुत सारे चैनल्स को ऐसे ऑटो डबिंग के ऑप्शन दे रहा है। जो लोग इंग्लिश में सुनना चाहते हैं वो ऑटो डबिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके इंग्लिश में सुन सकते हैं। अभी भी अगर मेरी आवाज़ जिन लोगों को इंग्लिश में आ रही है, वैसे आती नहीं होगी, तो स्क्रीन पर टच करें, जो वीडियो चल रहा है हमारा, साइड में टच करेंगे, सेटिंग के ऑप्शन पर जाएंगे। सेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद नीचे एक ऑप्शन आता होगा ऑडियो ट्रैक का, उस पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों दिख जाएगा। हिंदी पर क्लिक करें, आपको हिंदी में आवाज़ आने लगेगी। फिलहाल पॉइंट पर आते हैं। कल काफ़ी सारे लोगों को दिक्कतें हुई थी, कमेंट आ रहे थे, इसलिए बीच में मैंने ये बात आप लोगों के रख दी। फिलहाल गाजा को लेकर लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब गाजा का नंबर आ चुका है। भारत पाकिस्तान के बीच मैंने सीज फायर करा दिया, इजराइल ईरान के बीच मैंने सीज फायर करा दिया, और अब गाजा का नंबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं, उन्होंने अपनी सहमति जता दी है। डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त दुनिया के सामने ये बात रख रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में शांति चाहते हैं, सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं, उसी वक्त इजरायली सेना गाजा के ऊपर हमले कर रही है। 109 लोग मारे गए हैं पिछले 24 घंटे में गाजा के अंदर। एक तरफ शांति की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरीके से बात रख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू शांति करने के लिए तड़प रहे हैं, मरे जा रहे हैं कि गाजा में सीज फायर हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 60 दिन के सीज फायर पर बातचीत हुई है, बेंजामिन नेतन्याहू सहमत हैं और वह सीज फायर करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि हमास को अपने हथियार डालकर सरेंडर करना होगा। ट्रंप ने कहा कि जो इतने दिनों से खून खराबा हो रहा है, ये सीज फायर एक बहुत अच्छा फैसला होगा, खून खराबा बंद हो जाएगा, लेकिन हमास को हथियार डालने होंगे, ये शर्त है। ट्रंप ने कहा कि कतर और मिस्र बीच में पड़े हुए हैं और बहुत अहम योगदान निभा रहे हैं इस सीज फायर में, लेकिन सबसे बड़ी शर्त यही है, सीज फायर तभी होगा जब हमास हथियार डाल देगा। मिडिल ईस्ट में शांति के लिए हमास को बात माननी चाहिए और हथियार डालकर सीज फायर के लिए राजी होना चाहिए, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। अगले हफ्ते बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी दौरे पर जा रहा है और वहां पर जाकर इस पर फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा कि कब और कैसे सीज फायर लागू होगा। लेकिन फिर बड़ी बात यही है कि हमास को हथियार डालने हैं। सूत्रों के मुताबिक हमास की तरफ से कहा गया है, कुछ भी हो जाए हथियार हम नहीं डालेंगे। हमास ये बात लगातार कहता चला आ रहा है कि गाजा हमारा है, गाजा के लोग हमारे हैं और सत्ता भी यहाँ पर हमारी रहेगी, आप जब तक चाहें लड़ते रहें, हम हथियार नहीं डालेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि हमास अगर हथियार नहीं डालता है तो गाजा में सीज फायर होगा या फिर इसी तरीके से गाजा के लोगों का सफाया ये लोग करते रहेंगे। ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको तो आप पहचान ही चुके होंगे, सीरिया के राष्ट्रपति अल जुलानी। 6 महीने पहले तक अमेरिका और इजराइल की नज़र में ये एक खूंखार आतंकी हुआ करते थे। ISIS के साथ ये जुड़े हुए भी थे और भी बड़े बड़े आतंकी संगठनों के साथ इनका नाम शामिल था। लाखों डॉलर का इनके सर पर अमेरिका ने इनाम भी रखा हुआ था, सब कुछ आप जानते ही हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ये एक बहुत अच्छा आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप से इन्होंने हाथ मिला लिया और इजराइल को भी अब गोलान हाइट्स सौंपने के लिए ये तैयार हो गए हैं। तो कहा कि एक बहुत अच्छा आदमी है, कठोर तो है, कुछ कठोर संगठनों का नेतृत्व तो करता है, लीडर तो है, लेकिन अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी क्यों है?
कल तक वो एक आतंकी था इनकी नज़र में, आज हाथ मिला लिया तो इनके लिए वो अच्छा हो गया। यमन के हुतीज इनके खिलाफ ऑपरेशन चलाते हैं, वो आतंकी हैं। हमास इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, वो आतंकी हैं। IRGC को तक ईरान की इजराइल ने आतंकी करार दिया। और अब खबर आ रही है कि इजराइल की नज़र सूडान के ऊपर है। दरअसल ऐसी खबरें आ रही हैं कि सूडान ईरान के करीब ही है, तो कई सारे ईरान के संगठन और हमास के भी कुछ लोग अब सूडान में अपना एक ठिकाना बना रहे हैं। सूडान के अंदर भी वैसे काफी लंबे टाइम से एक जंग चल रही है सेना के दो जनरल के बीच। एक अर्धसैनिक बलों का जनरल है और एक जो मेन सेना है उसका जनरल। दोनों चाहते हैं कि हम बड़े ओहदे पर बैठे रहें। दोनों के बीच आपस में जंग चल रही है। फिलहाल एक जो जनरल है जिनको तानाशाह कहा जाता है, जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान, अमेरिका, इजराइल और यूरोप के कुछ देश इनको भी तानाशाह बुलाते हैं, जैसे किम जोन उन हुए या गद्दाफी थे या फिर सद्दाम हुसैन, जो इनकी नजर में खड़कता है उसको ये तानाशाह बोलते हैं। फिलहाल इनके नेतृत्व में सूडान के अंदर एक अड्डा बनाया जा रहा है। सूडान के जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान हमास, हूती और ईरान के कुछ संगठनों के संपर्क में हैं और उनके साथ मिलकर ड्रोन टेक्नोलॉजी, हथियारों की सप्लाई और लड़ाकों को ट्रेनिंग जैसी चीजें अब सूडान के अंदर हो रही हैं। इजरायली खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के बहुत सारे एजेंट्स इस वक्त सूडान के अंदर एक्टिव हैं और वहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। इजराइल और अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सूडान में भी अपना एक बड़ा ठिकाना बनाकर इजराइल को चारों तरफ से घेरना चाहता है। इराक, सीरिया, लेबनान और ईरान, यहां से तो घेर ही रखा है इजराइल को, अब सूडान से भी घेरने की प्लानिंग ईरान कर रहा है। इसलिए वहां पर काफी एक्टिविटी हो रही है। कहा ऐसा जा रहा है कि इजराइल की नजर अब सूडान पर भी टिकी हुई है। लगातार अब खुफिया रिपोर्ट्स आएंगी और हो सकता है कि सूडान पर भी हमले कर दिए जाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान की सरकार को भी एक चेतावनी दी है। अमेरिका ने लेबनान की सरकार को 6 पन्नों की शर्तों वाला एक दस्तावेज सौंपा है, जिसमें यह कहा गया है कि आने वाले नवंबर तक अगर हिजबुल्लाह ने सरेंडर करके हथियार नहीं डाले तो फिर लेबनान के ऊपर इजराइल की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इजराइल के हमले लेबनान के ऊपर बढ़ जाएंगे, ये धमकी दी है। अमेरिका ने लेबनान की सरकार के सामने शर्तें रखी हैं कि हिजबुल्लाह से आप पूरी तरीके से सरेंडर करवाओ। सीरिया के अंदर जो अल-जुलानी की नई सरकार है उसके साथ आप अपने रिश्ते अच्छे करो। लेबनान के सीरिया के साथ रिश्ते बहुत अच्छे थे जब बशर अल असद की सरकार थी, लेकिन उनकी सरकार जाते ही रिश्ते खराब हुए, तो एक बार फिर से प्रेशर डाला जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इजराइल की जेलों में जो हिजबुल्लाह के लोग बंद हैं, यूनाइटेड नेशंस की देखरेख में उनको रिहा भी कर सकते हैं। अमेरिका ने अपने इस प्रस्ताव में लेबनान से कहा है कि ये जो प्रस्ताव आया है आप इस पर राजी हो जाएं और हमने जो कहा है उसको मान लें, वरना ऐसा प्रस्ताव फ्यूचर में आपको फिर कभी नहीं मिलेगा, आप बहुत ज्यादा पछताएंगे। तो इस तरीके से ये तमाम दुनिया को धमकाकर राज करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि भाई लेबनान की सरकार कमजोर तो है ही, हो सकता है कि झुक जाए। फिलहाल कतर की बात कर लेते हैं। कतर बीच में पड़ा हुआ है, अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में भी पड़ा हुआ है, गाजा और इजराइल के बीच में भी पड़ा हुआ है। कतर के ऊपर अभी जो ईरान ने हमले किए थे, भले ही वो हमले अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर थे, लेकिन चोट तो इससे कतर को ही पहुंची है। कतर बीच में इसलिए पड़ा रहता है क्योंकि सबसे बड़ा जो सैन्य अड्डा है मिडिल ईस्ट के अंदर वो कतर के अंदर ही है अमेरिका का, और अमेरिका नहीं चाहता है कि यहां से उसका सैन्य ठिकाना हटाया जाए, इसलिए कतर की बात सुनता है अमेरिका। फिलहाल कतर अब इस कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे भी करके एक बार फिर से ईरान को बातचीत की टेबल पर अमेरिका के सामने बैठाया जाए। इजराइल, अमेरिका और ईरान एक टेबल पर बैठकर परमाणु प्रोग्राम को लेकर बातचीत करें। लेकिन क्या दोस्तों ईरान कतर की बात मानेगा? अमेरिका और इजराइल ने इतने बड़े बड़े IRGC के अधिकारियों को मार दिया, वैज्ञानिकों को मार दिया, तो क्या अब बातचीत के लिए राजी होगा? क्योंकि ईरान ने कहा कि हम बातचीत करना चाह रहे थे, ओमान के अंदर 15 तारीख को बातचीत होनी थी, लेकिन एक दिन पहले ही इजराइल ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। ईरान शायद अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर अब इन लोगों से बातचीत नहीं करेगा। फिलहाल ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू जो अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के बाद ईरान के ऊपर एक बार फिर से हमले करने की इजाजत मांगेंगे। कई सारी रिपोर्ट्स ऐसा दावा कर रही हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर और मिसाइल अड्डों पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं और इसकी इजाजत अमेरिकी दौरे पर वो मांगेंगे, क्योंकि पास होंगे पप्पा तो अच्छे से पैरों की मालिश करके पैर पकड़ के इजाजत मांग लेंगे। फोन पर तो पप्पा सुनते नहीं है, पता ही है कैसा दिमाग है उनका। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन एलोन मस्क से लड़ाई लड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हो सकता है कि उनको अमेरिका से ही बाहर निकाल दें। अफ्रीका के हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन लगते हैं अमेरिकी। अब हो सकता है कि उनको ही डिपोर्ट करवा दें।
तो क्या करना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, किसी को समझ नहीं आ रहा है। आइए अब रूस और ईरान के रिश्ते की भी बात कर लेते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था इस बारे में, लेकिन आज फिर बता रहा हूं। भले ही कितनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हूं कि रूस ईरान का पक्का दोस्त है और हमेशा साथ देगा। रूस ने कहा भी, व्लादिमीर पुतिन ने, कि हमसे मदद नहीं मांग रहा है ईरान, वरना हम मदद करते। ईरान अकेला ही लड़ना चाह रहा है और वो अकेला लड़ भी रहा है। अब व्लादिमीर पुतिन की इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है ईरान ने। ईरानी मजलिस की डिप्टी ने कहा कि सरासर झूठ है जो ये बात रूस की तरफ से कही जा रही है कि हम मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन ईरान मना कर रहा है। हमसे मदद के लिए कहा ही नहीं गया रूस की तरफ से, ये सरासर झूठ फैलाया गया है। मेरे दोस्तों, इस वक्त में कोई किसी का नहीं है। वैसे तारीफ करनी होगी नाटो की कि ये लोग यूक्रेन जैसे छोटे से देश को कब से लड़वा रहे हैं, कब से मदद कर रहे हैं। रूस जैसी ताकत से यूक्रेन छोटा सा हार नहीं पा रहा है। 3 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, क्योंकि ये लोग सब मदद कर रहे हैं। ईरान की मदद करने कौन आएगा? कतर आएगा, बहरीन आएगा, तुर्की आएगा, पाकिस्तान आएगा? कोई नहीं आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।